गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप इसे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंस डेफिनेशन है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका स्टडी कर चुके हैं। आगे हम लोग जानेंगे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म, संभववाद, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो कॉन्सेप्ट के बारे में। नव निश्चयवाद एवं रुको और जाओ संकल्पना के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे क्वेश्चन आप लोगों का डिग्री के एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, खासकर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद। हम लोग जानेंगे यह कॉन्सेप्ट क्या है। इसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद संकल्पना को संक्षिप्त में लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे वातावरण निश्चयवाद क्या है। जैसा कि टर्म से क्लियर है, वातावरण निश्चयवाद, इस कॉन्सेप्ट में वातावरण, प्रकृति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस संकल्पना का विकास एवं उदय सबसे पहले जर्मनी में हुआ। द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज ओरिजिन एंड डेवलप्ड इन जर्मनी। इस संकल्पना को, इस थ्योरी को सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 18वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट इन द 18th सेंचुरी। अब जैसा कि टर्म से ही क्लियर है, वातावरण निश्चयवाद, इस संकल्पना के अनुसार वातावरण, प्रकृति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि किसी भी प्रकृति का, वातावरण का मनुष्य के रहन सहन, खान पान पे प्रभाव तो पड़ता ही है, उनकी आदतों में भी प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिएगा, खासकर मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, वहां के जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है, भौगोलिक जलवायु है, अब जैसे कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों का तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सालों भर अधिकतम होता है और रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे भी चला जाता है। यहाँ रेत की आंधियां चलती हैं। अब देखिएगा, यहाँ के लोगों का जो वस्त्र है, ये अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखते हैं। अब खान पान भी कैसे प्रभावित होता है इन क्षेत्रों में, सालों भर पेरेनियल नेचर के रिवर तो होते नहीं है, सदाबहानी नदियां तो बहती नहीं है, गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। तो यहाँ पर फसलों के रूप में आप देखिए, खासकर ज्वार, बाजरा, रागी मुख्य रूप से ये फसल होते हैं। और यदि हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, तो क्लाइमेट से इतना ज्यादा इफेक्टेड होते हैं कि इन क्षेत्रों में आप कंटीली झाड़ियां देखेंगे ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। इस तरह से क्लाइमेट जो है, हर क्षेत्र के प्राकृतिक वनस्पति,
लोगों के रहन सहन, खान पान को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना को इमैनुअल कांट ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था एवं इसे ही वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। बाद के वर्षों में हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल इत्यादि ने इसके विकास में अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया। जैसा कि स्पष्ट है, वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना में वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों में वातावरण को अधिक प्रभावशाली माना गया है। यहां तक कि संसार के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक उद्योग एवं सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन माना गया है। इसलिए यह वातावरण निश्चयवाद कहलाता है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। वातावरण निश्चयवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में पर्यावरण, वातावरण, प्रकृति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। संभववाद संकल्पना का विकास फ्रांस में हुआ। संभववाद शब्द को सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने प्रस्तुत किया एवं इस संकल्पना का विकास में सबसे ज्यादा योगदान विडाल डी ला ब्लॉस का है। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि पॉसिबिलिज्म वर्ड, संभववाद शब्द को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो आपको टिक करना है लुसियन फेब्रे। शॉर्ट में आपका फेब्रे भी लिखा रहे तो आप उसमें टिक करिएगा। और यदि संकल्पना को किसने विकसित किया, कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया, तब आपको टिक करना है विडाल डी ला ब्लॉस। अब हम लोग जानेंगे संभववाद क्या है। तो जैसा कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जब ये संकल्पना आई उसके बाद लोगों ने इसे आलोचना करते हुए, विद्वानों ने इसकी आलोचना करते हुए बाद में एक संकल्पना प्रस्तुत किया पॉसिबिलिज्म, जो कि फ्रांस में मुख्य रूप से ये विकसित हुआ। अब इस संकल्पना के अनुसार मनुष्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि प्रकृति तो हमें अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, रिसोर्सेस देती है, लेकिन यदि मानव का अपना बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो, टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो, तो फिर ये जो प्रकृति हमें अवसर दे रही है, इसे हम रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि आज आप देखिएगा लोग अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं, किसके कारण? मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, मनुष्य के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण। आज मरुस्थलों में भी कृषि हो रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी आप देखिएगा थोड़े बहुत क्षेत्रों में वेजिटेशन ग्रोथ किए गए हैं। आज देखिएगा आर्कटिक, खासकर ग्रीनलैंड का जो दक्षिण भाग है, इन क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत ग्रीनरी आया है। किसके कारण ये सब संभव हुआ है? मनुष्य के ज्ञान के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है नव निश्चयवाद या रुको और जाओ की संकल्पना, न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो। अब इस संकल्पना के अनुसार, जैसा कि हम लोग इससे पहले दो संकल्पना पढ़ चुके हैं, दो थ्योरी पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा पॉसिबिलिज्म, संभववाद, जिसमें मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट की आलोचना करते हुए ज्योग्राफर्स ने बीच का रास्ता निकाला और इस संकल्पना को सबसे
ज्यादा विकसित करने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है। इन्होंने 1920 में ऑस्ट्रेलिया में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। अब इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति भी ज्यादा शक्तिशाली है, मनुष्य भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि प्रकृति यदि हमें अवसर नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, रिसोर्स नहीं देंगे, तो मनुष्य इन सारे अवसरों का उपयोग कैसे करेंगे। और यदि मनुष्य का बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक ज्ञान, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यदि डेवलप ना हो, तो इन अवसरों का उपयोग मानव हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए किस प्रकार से किया जाएगा। हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लिया जब प्रकृति के बीच मनुष्य अत्यधिक दोहन कर देता है, कभी कभी देखिएगा बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी सुनामी जैसी समस्याएं आ जाती हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो जाता है। हम लोग तो बोलते हैं ये मनुष्य के अत्यधिक दोहन के कारण हुआ है, प्रकृति में छेड़छाड़ के कारण हुआ है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुआ है। लेकिन यदि मनुष्य प्रकृति का दोहन करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है, तो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, मनुष्य का तकनीकी ज्ञान ही इन समस्याओं का समाधान भी करता है। तो इस तरह से प्रकृति भी शक्तिशाली है और मनुष्य भी शक्तिशाली है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। इस तरह से क्लियर है कि वातावरण निश्चयवाद की संकल्पना जर्मनी में विकसित हुई और इसे प्रतिपादित किया इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट जो संकल्पना है पॉसिबिलिज्म, ये फ्रांस में विकसित हुआ। इस शब्द को सबसे पहले लुसिया फेब्रे ने प्रस्तुत किया और इस संकल्पना का विकास विडाल डी ला ब्लॉस के द्वारा किया गया। एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट है नव निश्चयवाद, रुको और जाओ, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो, इस संकल्पना का विकास ऑस्ट्रेलिया में हुआ ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। और इस संकल्पना में मनुष्य एवं प्रकृति दोनों ही शक्तिशाली हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।